गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने कॉलेज सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लासेस में। पढ़ते हैं सॉइल का नेक्स्ट टॉपिक। जो हमने मैन्योर्स तैयार की थी डिफरेंट मेथड से, जैसे बॉक्स मेथड, पिट मेथड एंड ट्रेंच मेथड से, सभी प्रोसीजर या मेथड्स हमने पढ़ लिए हैं FYM बनाने की। अब जो FYM हमने बना ली है उसका हमने इवोल्यूशन या मूल्यांकन करना है कि कौन कौन से कंटेंट इन FYM में पाई जाती है, जो डिफरेंट टाइप के मेथड से हमने बनाई है। जैसे कंटेंट की बात करें, नाइट्रोजन किस मेथड में कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है, पोटेशियम कितना होता है, ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है। सभी मेथड्स में ये कंटेंट कितने कितने पाए जाते हैं। और ये जो इवोल्यूशन है वो हम पौंड पर गड्ढा के हिसाब से बोल लेंगे। पौंड पर गड्ढा यूनिट है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड पे आपको मेथड्स दिख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट मैंने बॉक्स मेथड लिखा है, सेकंड पिट मेथड लिखा है, थर्ड ट्रेंच मेथड लिखा है। यहाँ पे जो मैन्योर्स बन गई है उसका भार लिखा है मैंने कि पिट मेथड से जो मैन्योर बनी वो कितनी है, बॉक्स मेथड से बनी उसका भार कितना है पर गड्ढा, पौंड पर गड्ढा के हिसाब से। फिर नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, फास्फोरस कंटेंट कितना है उसमें, पोटेशियम कितना है और ऑर्गेनिक मैटर कितना है। तो बात करते हैं सबसे पहले बॉक्स मेथड से तैयार FYM जो है उसका भार पौंड पर गड्ढा 1140 पौंड पर गड्ढा, बॉक्स मेथड से, पिट मेथड से 9830 पौंड पर गड्ढा और ट्रेंच मेथड से 6070 पौंड पर गड्ढा। बात ध्यान देने योग्य बात यह है कि NPK कितना पाया जाता है तीनों मेथड्स में पौंड पर गड्ढा के हिसाब से। प्रतिशत में हमने बात कर ली थी, तो नाइट्रोजन जो कंटेंट है वो 90.7 पौंड पर गड्ढा पाया जाता है, फास्फोरस 56.2, पोटेशियम 155.3, नाइट्रोजन फिर पिट मेथड में 55.5, फास्फोरस पिट मेथड में 46.3, पोटेशियम पिट मेथड में 70 और ट्रेंच मेथड में नाइट्रोजन 60, फास्फोरस 44.5, पोटेशियम 59.8। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, बॉक्स मेथड में 3020 पौंड पर गड्ढा और पिट मेथड में 1765 और ट्रेंच मेथड में 2168 पौंड पर गड्ढा के हिसाब से पाया जाता है। तो ये था डिफरेंट मेथड से तैयार FYM में डिफरेंट कंटेंट कितना कितना पाया जाता है। NPK मेन यहाँ पे क्या ध्यान रखना है हमने, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जिनको NPK बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यूज ऑफ बायोगैस प्लांट। गोबर गैस संयंत्र हिंदी में नेम है, गोबर गैस संयंत्र। टॉपिक का नेम क्या है नेक्स्ट है, यूज ऑफ बायोगैस प्लांट, यानी कि गोबर की गैस बनाते हैं उसमें जो, या गोबर की जो खाद बनाते हैं, गोबर गैस बनाते हैं, उसके लिए जो यंत्र काम में लेते हैं उसको बायोगैस प्लांट कहते हैं। बायोगैस बनाने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको बायोगैस प्लांट का मतलब यहाँ पे यंत्र से है, ठीक है। जिस यंत्र से, जिस औजार से हम बायोगैस बनाते हैं उसको बायोगैस प्लांट बोलते हैं। तो इम्प्रूव्ड या अच्छी खाद बनाने के लिए, अच्छी गोबर की खाद बनाने के लिए बायोगैस प्लांट का यूज़ किया जाता है। कैसे इसको यूज करते हैं कि सबसे पहले जो गोबर होता है वो बायोगैस प्लांट में डाल दिया जाता है, उसकी लुगदी बनाकर। गोबर की लुगदी मतलब गोबर के साथ में वाटर एंड यूरिन भी होता है, उसको थोड़ा सॉफ्ट सा बना लिया जाता है, पतला कर लिया जाता है वाटर एंड यूरिन से। वो जो लुगदी होती है वो इस प्लांट के अंदर डाल दी जाती है
धीरे धीरे प्लांट के चलने से उसका यानी कि अपघटन होता है, उसमें डिकम्पोजिशन आता है, विच्छेदन होता है और एक खाद बनती है। जो बायोगैस प्लांट होता है उसमें ऊपर की ओर यानी जो टंकी होती है उसमें ऊपर की ओर गैस निकलती है जिसको बायोगैस कहते हैं, जिसमें मीथेन कंटेंट पाया जाता है। और जो नीचे की ओर जो गार बचती है उसको सलरी के नाम से जाना जाता है। वो ही खाद के रूप में हम यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, डंग सलरी। डंग सलरी यानी कि गोबर की गार, ये नीचे बच जाती है टंकी में, ऊपर गैस उड़ती रहती है जो मीथेन गैस होती है, गोबर की गार बोलते हैं इसको। ये जो गोबर की गार जो टंकी के नीचे बचती है वो एक तरीके से मैन्योर ही होती है। उसको टंकी से बाहर निकाल करके सुखा लिया जाता है, सुखा करके पीस लिया जाता है, फिर इसको फील्ड में यूज़ किया जाता है सुखा करके। इस जो डंग सलरी में अच्छे NPK कंटेंट पाए जाते हैं। अगर डंग सलरी में नाइट्रोजन कंटेंट की बात करें तो 2 से 4% नाइट्रोजन कंटेंट पाया जाता है डंग सलरी के अंदर जो गोबर की गार होती है। फास्फोरस और पोटेशियम की बात करें तो फास्फोरस 0.8 से 1% पाया जाता है एंड पोटेशियम, इनके फॉर्म ऐसे लिखनी है, फास्फोरस को P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की फॉर्म में लिखा जाता है और पोटेशियम को K2O यानी कि पोटाश की फॉर्म में लिखा जाता है। ये 0.5 to 0.6% पाया जाता है। अब NPK की जो परसेंटेज है या जो मात्राएं हैं वो अच्छी हैं, इसीलिए डंग सलरी का उपयोग मैन्योर्स की फॉर्म में किया जाता है। प्लांट्स में डालने पर या फील्ड में डालने पर अच्छी ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे अब, टॉपिक का नेम है कंपोस्ट। टॉपिक का नेम क्या है, कंपोस्ट। जिसमें कंपोस्ट क्या होता है डेफिनेशन पढ़ेंगे कंपोस्ट के, और प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे कंपोस्ट के। कंपोस्ट बनाने के लिए जो कंटेंट हम यूज़ या कंपोनेंट्स जो हमें चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कंपोस्ट क्या होता है, डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए क्या होती है कंपोस्ट। कंपोस्ट की हम बात करें तो जो खेत खलिहानों का जो कचरा होता है, घरों का कचरा होता है, जब उसमें डिकम्पोजिशन आ जाता है, विच्छेदन आ जाता है, तो वो एक खाद ही होती है एक टाइप की, जिसको हम कंपोस्ट बोलते हैं, जो एक विषमांगी मिश्रण होता है, यानी कि अलग अलग पदार्थ उसमें पाए जाते हैं, इसीलिए वो हेट्रोजीनस मिक्सचर होता है कंपोस्ट। इसका नेम कंपोस्ट क्यों पड़ा, बने तो ये खेत खलिहानों के कचरे से है, घरों के कूड़े कचरे से है, मल मूत्र से है। ऐसे ही तो हमने FYM बनाया था, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि FYM बनाने के लिए हमें गोबर की ज़रूरत थी, या गोबर बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए था, गोबर ज़रूरी था, मतलब डंग ज़रूरी था। यहाँ पे बिना गोबर या यूरिन के भी हम खाद बना सकते हैं। और जब बिना गोबर और बिना यूरिन के जब खाद बनाते हैं खेत खलिहानों के कचरे से, पुआल, धान की जो पुआल होती है, कचरा होता है, बाजरे का कचरा होता है, सूखी पत्तियां होती है, घास पात होता है, पुआल, इन सभी को डिकम्पोजिशन करके उसमें यानी कि विच्छेदित करके जो खाद बनाई जाती है वो कंपोस्ट कहलाती है। तो कंपोस्ट के बारे में सबको पता चल गया होगा स्टूडेंट्स। खेत खलिहानों का कचरा, पशुओं का मलमूत्र, मनुष्यों का मलमूत्र, कूड़ा करकट, घास, सूखी पत्तियां के विच्छेदन से बना विषमांगी मिश्रण कंपोस्ट कहलाता है। यानी कि
जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, घरों का, खेतों का सूखा पत्ता, खेत खलिहानों का कचरा, बाजरे का कचरा, ईख का पत्ता, मक्के का कचरा, इन सभी में विच्छेदन आने से, डीकम्पोजिशन आने से जो विषमांगी हिट्रोजिनस जो मिक्सचर हमें प्राप्त होता है वो कंपोस्ट कहलाता है। कंपोस्ट को दो भागों में बांटा गया है। कंपोस्ट दो प्रकार की होती है, फार्म कंपोस्ट जिसको ग्रामीण खाद के नाम से जाना जाता है, एंड अर्बन कंपोस्ट जिसको शहरी खाद के नाम से जाना जाता है। फार्म कंपोस्ट एंड अर्बन कंपोस्ट। अगर हम फार्म कंपोस्ट और अर्बन कंपोस्ट में एनपीके की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो जो फार्म कंपोस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है 0.5, फास्फोरस P2O5 पाया जाता है 0.15% और पोटेशियम पाया जाता है 0.5%। यानी कि ये ग्रामीण कचरे से बनी कंपोस्ट होती है जिसमें एनपीके का रेशियो ये होता है, और वो शहरी कचरे से बनी कंपोस्ट होती है, कूड़े कचरे से, जिसमें एनपीके का रेशियो हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इसमें अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 1.4% पाई जाती है, पोटाश की बात करें तो 0.1 और फास्फोरस और पोटाश की बात करें तो 1.4% पाया जाता है। यानी कि शहरी कूड़े करकट से बनी खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्राएं 1.4, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड यानी कि फास्फोरस 1%, 0.1 नहीं 1%, एंड पोटाश 1.4% पाया जाता है। तो ये था फार्म कंपोस्ट और अर्बन कंपोस्ट का रेशियो। एनपीके कितनी पाए, नाइट्रोजन फार्म कंपोस्ट में 0.5, फास्फोरस 0.15, पोटाश 0.5। अर्बन कंपोस्ट में नाइट्रोजन 1.4, फास्फोरस 1% और पोटाश 1.4% पाई जाती है। अब बात करते हैं कि कंपोस्ट बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ कंपोस्ट बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए, सबसे पहले नंबर पे हमें जो कंपोनेंट्स चाहिए वो है OM यानी कि ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में मैंने आपको बता दिया जितना भी घरों का कूड़ा करकट है, खेत खलिहानों का कूड़ा करकट है, सूखी घास है, घास पात है, और जो मक्का का कचरा है, जो जई का कचरा है, ईख का, चाय का छीजन वगैरह वगैरह, यानी कि वेस्ट मटेरियल जितना भी है घरों का और खेतों का, जो पशुओं का जो चारा है, डंठल, जो पत्ते के बाद में जो डंठल बचते हैं घास के, वो ये सभी ऑर्गेनिक मैटर में आते हैं। तो घास पात, सूखी घास, गन्ने का कचरा या धान का पुआल, ये सभी ऑर्गेनिक मैटर में हम इकट्ठा कर लेते हैं सारे कचरे को। ठीक है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स हमें चाहिए वो है सूटेबल स्टार्टर, जिसको आरंभक कहते हैं। उपयुक्त आरंभक, आरंभक का मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसमें सूखे घास इस कचरे के अंदर डाल दिया जाए जिससे उसमें डीकम्पोजिशन जल्दी आ जाए, विच्छेदित हो जाए ये सारा मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर से, जिसमें डीकम्पोजिशन आ जाए,
उसमें डीकम्पोजिशन लाने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसका नेम है स्टार्टर या आरंभक। और स्टार्टर में अब हम अगर बात करें तो स्टार्टर में हम अमोनियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं और कैल्शियम साइनेमाइड, कैल्शियम साइनेमाइड, ये स्टार्टर के नेम है, अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम साइनेमाइड, CaCN साइनामाइड। स्टार्टर के नेम क्या है? अमोनियम सल्फेट एंड कैल्शियम साइनेमाइड। ये इस कचरे के अंदर डीकम्पोजिशन ला देता है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पे हमें कंपोनेंट चाहिए वो है वाटर। वाटर की मात्रा 50% या 50% से अधिक ही होनी चाहिए, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एक्टिवेशन के लिए वाटर ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट हमें चाहिए वो है एयर, वायु। जो हमने ये जो सूखी घास वगैरह जो ऑर्गेनिक मैटर लिया है खाद बनाने के जो लिए मटेरियल है उसमें एरेशन बहुत ज़रूरी है, उसको पलटना बहुत ज़रूरी है। पलटने से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक्टिवेशन या एक्टिव एनर्जी उनकी बढ़ती है, जिससे मटेरियल में डीकम्पोजिशन जल्दी आता है। हमें 3-4 दिनों के बाद में ढेर को या जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको पलट देना चाहिए, एरेशन कर देना चाहिए। अगर हो सके तो जो पेंदा है जहाँ पे हमने ये मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर डाला हुआ है उसके पेंदे में जो छेद वाली छलनी है वो रख देनी चाहिए या ईंट रख देनी चाहिए, ताकि वो सरफेस के चिपके न और उसमें एयर का मोशन होता रहे, एयर की गति या एयर बनी रहे, जिससे डीकम्पोजिशन जल्दी आ जाए। तो इस तरीके से इन कंपोनेंट्स को यूज़ करके हम खाद तैयार करते हैं जिसका नेम कंपोस्ट होता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कंपोस्ट। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कंपोस्ट। कंपोस्ट बनाने की विधियाँ। कंपोस्ट बनाने की विधियों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 टाइप की होती है कंपोस्ट बनाने की विधियाँ, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नंबर 1, कंपोस्ट बनाने की जो विधि है वो है एडको मेथड, एडको विधि। इस मेथड को जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नेम है हचिंसन एंड रिचार्ड्स। हचिंसन एंड रिचार्ड्स 1921 में दी ये विधि। इस विधि में भी क्या किया जाता है, वही चारों जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर, खेत खलिहानों का कचरा, घरों का कचरा, कूड़ा कचरा, इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। बाद में उसमें वाटर दिया जाता है, एरेशन कर दिया जाता है, यानी कि ढेर को पलट दिया जाता है। फिर लगभग 2 महीनों में यानी कि 60 to 65 डेज में एक खाद बन जाती है जिसको हम कंपोस्ट कहते हैं। इस कंपोस्ट के अंदर NPK का रेशियो अच्छा पाया जाता है, जिसको हम फील्ड में यूज़ करके सॉइल का हेल्थ और सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपोस्ट बनाने का मेथड है वो है एक्टिवेटेड कंपोस्ट। एक्टिवेटेड कंपोस्ट, कंपोस्टिंग या कंपोस्ट, जिसको सक्रियत कंपोस्ट कहा जाता है। सक्रियत कंपोस्टिंग या कंपोस्ट बोला जाता है। इस विधि को देने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो फाउलर
और रेगे हैं। फाउलर व रेगे ने ये विधि दी कब? 1923 में। सबसे पहले एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग के बारे में फाउलर और रेगे ने 1923 में बताया। वो यही बताया कि सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर हमें चाहिए। खेत खलिहानों का कचरा, मक्के का कचरा, जौ का कचरा, जई का कचरा, पुआन, धाल की पुआल, गन्ने का कचरा, इन सभी को इकट्ठा करके और वाटर यूज़ करके, एयर यूज़ करके, सूटेबल स्टार्टर यूज़ करके और फिर एक खाद बनाई जाती है। अब जो खाद बनाते हैं तो हमें लगभग इस खाद को बनने में 2 मंथ यानी कि 50 to 60 डेज लग जाते हैं। और ये खाद सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को सुधारती हैं, उसमें NPK पाया जाता है। बाकी सब वो ही होता है। साइंटिस्ट के नेम हमने यहाँ पे याद रखना है कि एडको मेथड किस साइंटिस्ट ने दिया, एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग मेथड किस साइंटिस्ट ने दिया। नेक्स्ट 3rd नंबर पे जो मेथड है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टूडेंट्स, आपको इजीली दिख जाए इसलिए। 3rd मेथड का नेम है एडको मेथड, एक्टिवेटेड कंपोस्टिंग मेथड एंड बेंगलोर मेथड, और हम पढ़ेंगे इंदौर मेथड। तो हम इंदौर मेथड की बात करते हैं यहाँ पे। 3rd मेथड इंदौर मेथड, इंदौर विधि। इस विधि को जिस साइंटिस्ट ने दिया वो है हावर्ड या हावर्ड व वार्ड। हावर्ड व वार्ड ने यह विधि दी। इस विधि में भी वही सारा प्रोसीजर करना है हमने। खेत खलिहानों का कचरा, घरों का कूड़ा कचरा, शहरी कचरा इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर उसमें सूटेबल स्टार्टर, वाटर एंड एयर यूज़ करके एक कंपोस्ट तैयार की जाती है। जो लास्ट जो मेथड है जिसका नेम है बेंगलोर मेथड, बेंगलोर मेथड, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नेम है CN आचार्य, डॉक्टर CN आचार्य, डॉक्टर CN आचार्य। इस मेथड में भी हम वही प्रोसीजर काम में लेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा करेंगे सारा, फिर उसमें सूटेबल स्टार्टर यूज़ करेंगे, फिर वाटर जो 50% या 50% से ज़्यादा ही होना चाहिए क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे एक्टिव रहते हैं, और फिर वायु यानी कि जो कचरा इकट्ठा किया उसको पलट देना जिससे उसमें एरेशन हो जाए और धीरे धीरे उस मटेरियल के अंदर डिकम्पोजिशन आएगा, वो सड़ेगा, गलेगा और 60 डेज में यानी कि लगभग 2 मंथ के अंदर एक खाद तैयार होगी जिसका नेम कंपोस्ट होता है, जिसमें NPK पाए जाते हैं। और ये खाद फील्ड में यूज़ करने के बाद में सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इम्प्रूव आते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।